हाँ मित्रों, नमस्कार। आज हम लोग मुगल साम्राज्य के, कल तक हम लोगों ने अकबर के विषय में थोड़ा सा अध्ययन शुरू किया था और मुझे लग रहा है कि अकबर के राज्याभिषेक से लेकर और 1562 वर्ष तक के काल को मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, अब हम इसके आगे अकबर के साम्राज्य विस्तार और अकबर की राजपूत नीति, अकबर की धार्मिक नीति और अकबर के द्वारा किए गए अन्य कार्य, इसके विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, अकबर का साम्राज्य विस्तार। ठीक है, देखिए अकबर ने अपने साम्राज्य की विस्तार की जो शुरुआत की है वो 1561 ईस्वी में प्रारंभ किया है। 1561, 62, 64, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 81, सब 1500 आप देखते रहिएगा। और उसके बाद 1589, 90, 1591, 1596, 97, 1601, यानी कि इसके शासनकाल में सम्राट जब से इसने अपने उसको बादशाह के पद को बैरम खां के बाद, ठीक है, जब स्वयं इसको संचालित करने का निर्णय लिया, तब से इसके साम्राज्य विस्तार को हम देखते हैं। तो पहला साम्राज्य विस्तार इसका 1561। ठीक, 1561 में इसने मालवा को जीता और फिर 1561 में ही इसने चुनार को जीता। मालवा और चुनार दोनों 1561। फिर 1562 में, ठीक है, ये आमेर राजस्थान का क्षेत्र है और 1562 में ही इसने मेड़ता, ये भी राजस्थान का क्षेत्र है। इस दोनों क्षेत्रों को 1562। अब 1562 में जरा इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आमेर का राजा उस समय भारमल था। भारमल, इसको बिहारी मल के नाम से भी जानते हैं, बिहारी। ठीक है, ये भारमल जब ये अजमेर की दरगाह पर ये जा रहा था जियारत करने के लिए, तो उसी समय आमेर की नामक जो स्थान है, जो क्षेत्र है, वहाँ पे भारमल ने अकबर से मुलाकात किया और मुलाकात करने के बाद अकबर की अधीनता स्वयं स्वीकार कर लिया, यानी कि यहाँ युद्ध नहीं हुआ। ठीक है, अधीनता स्वीकार करने के बाद अपनी पुत्री हरखाबाई का विवाह अकबर के साथ कर देता है। ठीक है, तो भारमल की पुत्री का नाम क्या था? हरखाबाई। इसका विवाह किसके साथ करता है? अकबर के साथ कर देता है। और हरखाबाई को अकबर ने मरियम उज़ ज़मानी नाम दिया। मरियम उज़ ज़मानी। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि एक राजपूत शासक ने स्वयं अपना आत्मसमर्पण कर दिया अकबर के समक्ष। और यह शासक कौन था? आमेर का राजा भारमल या बिहारी मल। ठीक है, इसके बाद मेड़ता को चित्तौड़गढ़ का ही क्षेत्र था, चित्तौड़ का क्षेत्र था मेड़ता इसको। उसके बाद 1564 में या जबलपुर के पास में एक गढ़ कटंगा, ठीक है, यहाँ की जो इसको इसने 1564 में विजिट किया। ठीक है, और यहाँ जो शासक था वो शासक का नाम वीर नारायण था
और आपने सुना होगा रानी दुर्गावती, रानी दुर्गावती, यह वीर नारायण की मां थी और इसकी संरक्षिका थी। यह 1564 में गढ़कटंगा और कहाँ पे स्थित है, ये जबलपुर के पास में, जबल, इसको विजिट किया। फिर 1567 में 67 में यह चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया, चित्तौड़ पर आक्रमण किया 1567 में, ठीक है। इस समय वहां का शासक था उदय सिंह, ठीक है। इस उदय सिंह ने अपने 2 वीर सैनिकों को, जिसका नाम था जयमल और फत्ता, जयमल प्लस फत्ता, ये दोनों सैनिकों को चित्तौड़ की कमान सौंप कर स्वयं क्या किया, उदय सिंह जंगल में चला गया। इसके विषय में जब कर्नल टाड लिखते हैं, कर्नल टाड का कहना है कि अगर राजपूतों के इतिहास में या चित्तौड़गढ़ के इतिहास में उदय सिंह का नाम हटा दिया जाता तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि एक कायर शासक के रूप में यह आया है, इसने कोई प्रतिरोध नहीं किया और यह उदय सिंह भागकर कहाँ चला गया, जंगलों में छिप गया और जयमल फत्ता ने वीरता के साथ इसका सामना किया, ठीक है। पराजय होता है, ये दोनों मारे जाते हैं और इसकी वीरता से प्रभावित होकर, जयमल और फत्ता की वीरता से प्रभावित होकर अकबर ने आगरा के किला में, आगरा के किले के द्वार पर, ठीक है, हाथी पर बैठे हुए जयमल और फत्ता की मूर्तियां स्थापित करवाई। हाथी पर बैठे जयमल प्लस फत्ता की मूर्तियां स्थापित करवाई, ठीक है। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये इसके विषय में पूछा गया है कमीशन के द्वारा। और इसके विषय में आप ध्यान रखिएगा, किस किले के सामने प्रवेश द्वार पर, तो आगरा किले के प्रवेश द्वार पर दोनों तरफ हाथी पर बैठे जयमल और फत्ता की मूर्तियां इसने स्थापित, ठीक है। इसके बाद आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पुनः एक बार रिपीट कर देते हैं। 1561 में 2 मालवा और चुनार, 1562 में आमेर और मड़ता। आमेर का शासक भारमल, बिहारीमल, जिसने अपनी पुत्री हरखाबाई का विवाह अकबर के साथ किया, स्वयं आत्मसमर्पण करता है और उसकी अधीनता स्वीकार करता है और हरखाबाई का नाम इसने मरियम उस जमानी रखा। इसी मरियम उस जमानी से 1569 में जहांगीर का जन्म होता है, जिसका नाम सलीम रखा जाता है। प्रारंभिक नाम उसका सलीम है, ठीक है। और सलीम नाम इसलिए रखा गया क्योंकि वह सलीम चिश्ती की कृपा से उसको प्राप्त हुआ था, इसलिए उसका नाम उसने सलीम रखा, ठीक है। और कहाँ जा रहा था, अजमेर में वह चिश्ती की दरगाह पर जा रहा था और उसी समय भारमल ने इससे मुलाकात करके अपनी अधीनता स्वीकार की। महत्वपूर्ण, आपकी इसकी जानकारी रखना बहुत आवश्यक है। उसके बाद 1564 में गढ़कटंगा, वीर नारायण, रानी दुर्गावती जबलपुर के पास में है। फिर 1567 में चित्तौड़ और उदय सिंह शासक था। जयमल और फत्ता इसके वीर सैनिक थे। इसको इसने सौंप कर यह जंगल चला जाता है और यह वीरता के साथ लड़ते हुए मारे जाते हैं। और मारे जाने के बाद आगरा के किले के द्वार पर हाथी पर बैठे जयमल और फत्ता की मूर्तियां अकबर स्वयं स्थापित करता है, ठीक है। और एक चीज और है, चित्तौड़गढ़ की के आक्रमण के दौरान जब ये परास्त होता है या चित्तौड़गढ़ को अपने आधिपत्य में लेता है, तो इसने क्या किया कि कत्लेआम, वहां पर राजपूतों का कत्लेआम करवाया, ठीक है। और ये पहली और अंतिम बार है, यह इसके कलंक लगता है इसके व्यक्तित्व पर कि अकबर ने
पहली बार और अंतिम बार चित्तौड़गढ़ के आक्रमण के दौरान राजपूतों का, वहाँ के नागरिकों का कत्लेआम करवाया था। यह इसके व्यक्तित्व पर एक दाग के समान माना जाता है। इसके बाद इसने कभी भी किसी युद्ध में ऐसा नहीं करवाया, सिर्फ चित्तौड़गढ़ के युद्ध में। अब देखिए आगे आते हैं 1567 तक हो गया और 1569 और 70 1569 में इसने रणथंभौर, फिर 1569 में ही कालिंजर, 1570 में मारवाड़, फिर 1570 में जैसलमेर और फिर 1570 में बीकानेर। ठीक है, ये सभी इसने राजपूत शासकों को पराजित किया, विजय प्राप्त किया। ठीक है, आप इसको दो कर लीजिएगा, रणथंभौर और कालिंजर 1569 और 3 जो है 1570 में मारवाड़, जैसलमेर और बीकानेर। इसका शासक सुरजन हांडा रहता है। कालिंजर का शासक आपका रामचंद्र रहता है, मारवाड़ का शासक चंद्रदेव रहता है और जैसलमेर का शासक हरराय रहता है और बीकानेर का शासक आपका राव कल्याण मल्ल रहता है। बहरहाल आप जानते रहिए, शासक के विषय में ना जानिए, कोई दिक्कत नहीं। इसको पराजित करने के बाद या फिर आता है 1571 गुजरात। ठीक, गुजरात को इसने आक्रमण किया और गुजरात पर दो, इसके जस्ट बाद 1572-73 में भी इसने गुजरात को पे दोबारा आक्रमण किया। 1572-73 में गुजरात का प्रथम आक्रमण और यह द्वितीय आक्रमण। ठीक है, मुजफ्फर खां तृतीय समय यहाँ का शासक रहता है। गुजरात आक्रमण के दौरान अकबर ने पहली बार समुद्र को देखा। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि अकबर को समुद्र का दर्शन कब हुआ। तो गुजरात आक्रमण के दौरान पहली बार अकबर ने समुद्र को देखा और पुर्तगाली व्यापारियों के साथ सर्वप्रथम मुलाकात इसी गुजरात आक्रमण के दौरान। ठीक है, पहला 1571, दूसरा 1572-73। ये 1572-73 का जो गुजरात आक्रमण है, इसको स्मिथ महोदय जो है कहते हैं यह सबसे द्रुतगामी आक्रमण था। बहुत तेजी के साथ वह गुजरात पहुंचा था। ठीक है, शायद 11 दिन या किसी डे इसी के इर्द गिर्द है, इतने दिन में वह गुजरात पहुंचा था। कब? 1572-73 में। तो इसको विजय किया। अब आपको एक प्रश्न यहाँ पे कई किताबों में उल्लेख मिलता है कि गुजरात आक्रमण की विजय के फलस्वरूप इसने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया। ठीक है, ये कई किताबों में उल्लेख आपको मिलेगा। ठीक है, जबकि यह हकीकत नहीं है। मैं फतेहपुर सीकरी स्वयं गया था, देखा था। इसने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा जो बनवाया है वह दक्षिण भारत की विजय के उपलक्ष्य में इसने बनवाया है। ठीक है, लेकिन कई किताबों में पता नहीं कैसे गुजरात आक्रमण का उल्लेख प्राप्त होता है कि गुजरात विजय के फलस्वरूप इसने बनवाया। इसलिए कभी क्वेश्चन अगर आ जाए, और आता है क्वेश्चन, कई बार प्रश्न आया है कि किस आक्रमण के फलस्वरूप, विजय के फलस्वरूप इसने बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया, तो आप उसे दक्षिण भारत लगाइएगा, गुजरात आक्रमण मत बताइए। ठीक है, लेकिन किताबों में आप पढ़ेंगे तो आपको ये प्राप्त होगा, लेकिन मैं नहीं बता सकता क्यों लिखा गया है। ठीक है, लेकिन मैं वहाँ पे उनके पत्थरों पर
दक्षिण भारत की विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजे निर्माण करने की बात मैंने स्वयं देखी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको। गुजरात हो गए। गुजरात के बाद अब 1574 और 75, ठीक है, इसने बंगाल बिहार को विजिट किया। बंगाल, ठीक है। फिर 1581 में काबुल का विजय किया। 1586 में यह कश्मीर को विजिट किया और 1589-90 इसने जो है सिंध की विजय किया। सॉरी, इसको 1589 नहीं, 1590-91 इसने सिंध को विजिट किया। 1590 में इसने उड़ीसा विजिट किया। ठीक है, 1595 में इसने बलूचिस्तान की विजय की। ठीक है, पुनः 1574-75 बंगाल बिहार, 1581 काबुल, 1586 कश्मीर, 1590-91 सिंध, 1590 में उड़ीसा, 1595 में बलूचिस्तान। ठीक है, इतनी विजय इसने यहाँ। उसके बाद इसका दक्षिण भारत का अभियान शुरू होता है और दक्षिण भारत के अभियान इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद इसका दक्षिण भारत का अभियान शुरू होता है। इसी के साथ साथ, ठीक है, 1590-91 से शुरू कर देता है। तो इसने 1591 में खानदेश, जो दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार माना जाता था, फिर 1597 और 1600 के बीच में अहमदनगर, और फिर 1601 में इसने असीरगढ़ का किला जीता। ठीक है, यह इसके साम्राज्य विस्तार की बात पूरी हुई है। ठीक है, मैं एक बार पुनः आपको दोहरा दे रहा हूँ। 1561 से शुरू करके 1601 तक। 1561 में आप इसको पार्ट में तोड़ के याद रखिएगा। ठीक है, 1561 में इसने मालवा चुनार, 1562 में आमेर मेड़ता, 1564 में गढ़कटंगा, 1567 में चित्तौड़गढ़, 1569 में रणथंभौर और कालिंजर, 1570 में मारवाड़, जैसलमेर और बीकानेर, 1571-72-73 में गुजरात अभियान, 1574-75 में यह बंगाल बिहार को, 1581 में काबुल को, 1586 में कश्मीर को, 1590-91 में यह सिंध को, 1590 में उड़ीसा को, 1595 में बलूचिस्तान को, 1591 में यह दक्षिण भारत की विजय शुरू करता है, खानदेश। और खानदेश के बाद 1597 से 1600 के बीच में अहमदनगर और 1601 में असीरगढ़ का किला विजित करता है। ठीक है, ये इसकी साम्राज्य विस्तार आ गया। ठीक है, अब हम आते हैं इसकी नीतियों पर। ठीक है, ये अपने शासनकाल में क्या क्या, किस ढंग से अपनी शासन व्यवस्था को क्रियान्वित किया और कैसे मुगल सत्ता को भारत की अपनी जड़ जमाने के लिए इसने क्या उपाय किए। ठीक है, अब इसके दौरान हम देखते हैं कि इसने शासन के प्रारंभ में 3 महत्वपूर्ण कार्य किए थे। आप इसके सन को जरूर याद रखिएगा। पहला जो है 1582
62, दूसरा 1563, तीसरा 1564। इसने क्या क्या कार्य किए? 1562 में पहली बात तो इसने दास प्रथा को समाप्त किया, दास प्रथा अंत की घोषणा की, ठीक है। 1563 में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया, तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया। और 1564 में जजिया कर समाप्त करने की घोषणा की, ठीक है। ये तीन महत्वपूर्ण, आप इसको फैक्ट को याद रखिएगा। 1562, 1563, 1564। 63 तीर्थ यात्रा, ता से शुरू होना और तीर्थ, ये किसका रिलेशन बना लेना, ये चूंकि काफी भूलता है, ठीक है। आपके दिमाग में या तो आप किसी तरीके से इसको बैठाइए, वरना ये सन उलट पलट जाता है, ठीक है। तो ये एक सन का समीकरण तीर्थ 63, तीर्थ 63, उसके बाद 62 दास्ता, 64 जजिया। ये महत्वपूर्ण कार्य इसने किया। अब देखिए इसके और सन में और वर्षों में क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य हुए, ठीक है। इसके बाद इसने क्या किया? 1575 सॉरी 1571 फतेहपुर सीकरी को स्थापित किया और इसको अपनी राजधानी बनाया। एक मिनट में अभी, हेलो भाई साहब, मैं इस समय ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ और 10:30 बजे मैं आपको कॉल करता हूँ भाई। बताएं बताएं। हाँ कार्यभार ग्रहण तो जी जी हाँ ठीक है, ये भी ठीक है। और नहीं तो आप उसको एक कागज पे लिखवा सकते हैं। अच्छा, कागज पे लिखवा सकते हैं? हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ मैं देख लिया। हाँ नवीन सर भटवा दीजिए, और क्या। हाँ हाँ बिल्कुल। नहीं नहीं, नवीन मत करिए, है ना, स्थानांतरण के पश्चात नहीं होती। हाँ जी जी, ठीक ठीक, ओके। हाँ 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना किया और फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया। ये आगरा से करीब 25 से 27 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी पड़ता है। फिर 1575 में देखिए 75 में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना की स्थापना की। इबादत खाना, यह इबादत खाना मुसलमान धर्माचार्यों को अपने आमंत्रित करता था इस इबादत खाना में, जिससे यह आध्यात्मिक और धार्मिक विषयों पर चर्चा करता था, ठीक है। इसकी स्थापना कब किया था? 1575। इस डेट को आप याद रखिएगा, ठीक है। और इस इबादत खाना को पहले मुस्लिम धर्मगुरु इसमें आते थे। इसके बाद 1578 में क्या किया? 78 में इस इबादत खाना को धर्म संसद में परिवर्तित कर दिया। इसमें धर्म संसद में अब यहाँ पर सिर्फ मुस्लिम धर्मगुरु आते थे। अब यहाँ पर हिंदू धर्म से संबंधित, ईसाई धर्म से संबंधित, पारसी धर्म से संबंधित, जैन धर्म से संबंधित आज सभी धार्मिक आचार्यों को, धार्मिक गुरु को यह इसमें आमंत्रित करने लगा। और इस आमंत्रण में वह विभिन्न धर्मों के प्रमुख बातों को और आध्यात्मिक उनके जो दर्शन है उनके विषय में चर्चा करता था, ठीक है। तो कब किया? 1578 में। फिर ये घटना और घटित होती है 28 जून, ये ध्यान रखिएगा, 26 जून 1579, ठीक है।
इसमें इसने महजर की घोषणा करता है, और इस महजर की घोषणा के उपरांत यह इमाम ए आदिल की उपाधि धारण करता है। इमाम ए आदिल की उपाधि धारण करता है, और इस घोषणा के उपरांत वह इस्लाम धर्म का धार्मिक मामलों में सर्वोच्च नेता बन जाता है। ठीक है, अभी तक क्या थे? इस्लाम के धर्माचार्य थे, धार्मिक गुरु थे। अब यह क्या किया इसने? महजर की घोषणा करने के बाद इस्लाम धर्म के इमाम आदिल की उपाधि धारण की, और यह इस्लाम धर्म का सर्वोच्च गुरु स्वयं बन गया। ठीक है, जिसका इसका बहुत विरोध हुआ। ठीक है, कि धार्मिक मामलों में इसका हस्तक्षेप इस तरीके से था। इसके बाद कब किया? ये 26 जून 1579 को। ठीक है, ये आप अच्छे तरीके से इसको देख लीजिए, इसके सन को। अच्छा, ये महजर इसने तैयार किसने करवाया था? अबुल फजल और फैजी दो व्यक्ति हैं जो इसके शासनकाल के प्रमुख व्यक्तियों में शामिल हैं। उनके पिता का नाम है शेख मुबारक। ठीक है, इस शेख मुबारक ने इस महजर को तैयार करवाया। शेख मुबारक, ठीक है, और इसके बाद यह धार्मिक सर्वोच्चता को धारण करता है। शेख मुबारक किसके पिता हैं? अबुल फजल के, अबुल फजल, और दूसरा फैजी इसके पिता हैं। ठीक है, यही एक घटना और देखिए 1578-79 में, 79 में, और 1581 में जो है इसने दीन ए इलाही की घोषणा की। दीन ए इलाही नामक एक नया धर्म परिवर्तित कराया, चलवाया। ठीक है, 1581 में। एक बार पुनः इसको रिपीट कर दे रहे हैं। 1562 दास प्रथा, 1563 तीर्थ यात्रा कर, 1564 जजिया कर, 1571 फतेहपुर सीकरी की स्थापना, 1575 फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने की स्थापना, 1578 में इबादत खाना को धर्म संसद में परिवर्तित किया, और 26 जून 1579 को महजर की घोषणा, इमाम आदिल की उपाधि, और 1581 में दीन इलाही नामक नवीन धर्म का प्रवर्तन किया। ठीक है, इस सन को आप बहुत महत्वपूर्ण है, इस सबको बिल्कुल दिमाग में हमेशा रटा होना चाहिए, बसा होना चाहिए। आप देख लें, फिर आगे हम बढ़ते हैं। अभिलाषा जी, जी सर। हमने कहा बातें स्पष्ट हो रही हैं सब? जी। लिख लिया आप लोगों ने? हाँ सर, लिख ली। चलिए, ठीक है। 1581 में दीन इलाही की स्थापना। दीन इलाही को थोड़ा सा आप जान लीजिए कि दीन इलाही क्या था। दीन इलाही एक नवीन धर्म यह स्थापित करना चाहता था। वह एक प्रकार से नैतिक शास्त्र था। ठीक है, जनता के लिए जिस प्रकार से अशोक ने, ठीक है, धम्म की स्थापना की थी, उसी प्रकार से ये दीन इलाही की स्थापना करवाना चाहता था। इस जनता में नैतिक नियमों को का संचालन किस तरीके से किया जाए, वह उसमें उसके पूरे सिद्धांत में, उसके दर्शन में निहित है। दीन इलाही के टोटल जो संख्या हुई, यह दीन इलाही मतलब ये प्रसिद्ध नहीं हो सका। ठीक है, इस पे संपूर्ण व्यक्तियों की संख्या सिर्फ 19 थी, और इसका प्रधान पुरोहित जो था, प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। अबुल
फजल था। और इसमें एकमात्र हिंदू शामिल था, एकमात्र हिंदू, जिसका नाम बीरबल था। बीरबल का प्रारंभिक नाम क्या है? महेश दास। ठीक है। अब दीन इलाही को आप सिर्फ इतना ही समझिएगा, दीन इलाही धर्म के कारण बदायूनी एक इतिहासकार है जो उस समय का उससे बहुत खफा रहता था। ठीक है। और इसको दीन इलाही की प्रवर्तन के बारे में स्मिथ महोदय ने लिखा था, कहा था कि यह इसकी बुद्धिमत्ता का नहीं बल्कि मूर्खता का स्मारक है। इसकी बुद्धिमत्ता का नहीं, यह एक मूर्खता का स्मारक दीन इलाही इसने जो चलाया था। तो इतना जानिएगा, 19 टोटल व्यक्ति शामिल थे। प्रधान पुरोहित अबुल फजल था और बीरबल एकमात्र हिंदू इसमें शामिल था। ठीक है। इसके बाद दीन इलाही के बाद 1581, कभी कभी 1581-82 आपको मिल जाएगा, तो दोनों में से आप ध्यान दीजिएगा। कभी 82 भी, इसका 82 भी आता है कि 1582 में इसका प्रवर्तन कराया। ठीक है। इसके बाद 1583 83 में इसने इलाही संवत की स्थापना की। ठीक है। इसी बीच इसने प्रशासन के क्षेत्र में 2 महत्वपूर्ण ये किया था, सुधार किया था प्रशासन के क्षेत्र में। एक सुधार इसने किया था कि 1580 में यह संपूर्ण साम्राज्य को सूबे में विभाजित किया। यानी कि साम्राज्य को सूबे में विभाजन, साम्राज्य का सूबे या प्रांत में विभाजन, 12 प्रांत इसने बनाए थे। ठीक है, 1580 में। और दूसरा महत्वपूर्ण भू राजस्व के क्षेत्र में इसने किया कि 1582 में, ठीक है, आईने दहशाला व्यवस्था लागू करवाई। आईने दहशाला, ठीक है। यह आईने दहशाला क्या था कि पहले के 10 वर्ष के औसत उपज के आधार पर, ठीक है, 10 वर्ष में टोटल उपज कितना हुआ उससे 10 से डिवाइड किया, और 10 से डिवाइड करने के बाद वह भू राजस्व निर्धारित किया। और इसको राजा टोडरमल ने इसके प्रवर्तक थे, आईने दहशाला के। तो 1582 में ये कार्य ये हुआ। ठीक है। और 1580 में साम्राज्य का सूबे में विभाजन हुआ, और 1583 में इसने इलाही संवत की स्थापना की। ठीक है। अब देखिए, ये महत्वपूर्ण, इसके जीवन से संबंधित, इसके शासनकाल से संबंधित ये महत्वपूर्ण ये सन है, ये तथ्य, ये वर्ष हैं, इसको आप हमेशा दिमाग में रखिएगा। इससे क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं, कई बार। ठीक है। वो आरोही क्रम में लगाने के लिए दे देगा, ठीक है, या उसका सन पूछ लेगा और वही क्रम में दे सकता है। ठीक है, किस सन में क्या क्या किया। ठीक है, इस तरीके से आप इसको हमेशा दिमाग में रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट इसका तथ्य है अकबर से संबंधित। अब हम आते हैं अकबर के विषय में कि अकबर किस प्रकार का शासक था। पहली बात तो इसकी राजपूत नीति देख लीजिए, और उसके बाद इसकी धार्मिक नीति देख लीजिए। ठीक है। राजपूत नीति के विषय में आप ही जानिए कि अकबर भारत में मुगल साम्राज्य को वास्तविक रूप से, सुदृढ़ रूप से स्थापित किसने किया? अकबर ने किया। वो ये जानता था कि जब तक राजपूत को अपने पक्ष में नहीं मिला लें, क्योंकि राजपूत को एक महान योद्धा के रूप में वह मानता था, उनकी वीरता के, उनके साहस के कारनामे उसने सुन रखे थे, उसने देख रखे थे, इसलिए वो चाहता था कि राजपूत जो है हमारे पक्ष में रहें। ठीक है। इसलिए राजपूत से संबंधित इसने कई उसके पक्ष में कई घोषणाएं की। पहली बात तो इसने वैवाहिक संबंध के द्वारा राजपूत को अपने पास मिलाने की, अपने साथ मिलाने की कोशिश की। वैवाहिक संबंध में आपने देखा है, एक तो भारमल की पुत्री के साथ विवाह किया, और इसी तरीके से आपके जैसलमेर और बीकानेर ने भी आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है। इसके साथ साथ इसने क्या किया? इसके साथ साथ इसने युद्ध के द्वारा राजपूतों को अपने साम्राज्य में मिलाने की कोशिश की, उनके राज्य को अपने साम्राज्य में मिलाने की कोशिश की। एक प्रमुख युद्ध इसने लड़ा था 1576 में, हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध, यह युद्ध कब लड़ा गया था? 1576।
शासक कौन था? राणा प्रताप। रणवीर चौकरी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। तो यही राणा प्रताप जिनके घोड़े का नाम चेतक था, इन्होंने अकबर की